Hello everyone. We are back with the Indian Economy series NCERT Class 11. तो आज हम लोग चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे ह्यूमन कैपिटल। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 to 4 में डिस्कस करते आए हैं कि कॉलोनियल एरा के टाइम हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, उससे निपटने के लिए गवर्नमेंट ने कैसी पॉलिसीज़ बनाई, फिर इन पॉलिसीज़ की वजह से कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस आए, उन क्राइसिस से गवर्नमेंट ने कैसे डील किया। फिर उसके बाद लास्ट चैप्टर 4 में हम लोगों ने पॉवर्टी को थोड़ा डीप में जाके जाना था कि क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं पॉवर्टी के लिए, और क्या क्या ऐसी पॉलिसीज़ है जो गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए बनाई हैं। तो पॉवर्टी के बाद एक और कंसेप्ट है ह्यूमन कैपिटल, जो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। और ह्यूमन कैपिटल एक ऐसा सोर्स है जो काइंड ऑफ इनविजिबल है। आप कह नहीं सकते कि आप इसको ज़्यादा देख सकते, बट एक तरीके से ये फील कर सकते हैं कि ये किस तरह से आपकी इकोनॉमी को या बढ़ा भी सकता है, और अगर ह्यूमन कैपिटल में अगर आपने इन्वेस्टमेंट ख़राब की तो ये आपकी इकोनॉमी को घटा भी सकता है। तो इस पूरे चैप्टर में ह्यूमन कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर ये ह्यूमन कैपिटल है क्या। We need a good deal of training and skills to do things efficiently. We know that the labor skill of an educated person is more than that of an uneducated person, and hence the former is able to generate more income than the latter, and his contribution to economic growth is consequently more. यानी कि अगर हमने देखा है कि अगर हमें कुछ एफिशिएंटली करना होता है या कुछ बड़ा करना होता है, कुछ रिमार्केबल अचीव करना होता है, तो उसके लिए हम एक ट्रेनिंग लेते हैं, कोई सेट ऑफ स्किल्स एक्वायर करते हैं, अ सेट ऑफ एजुकेशन, अ टाइप ऑफ एजुकेशन हम लोग गेन करते हैं। जैसे अगर हमें इंजीनियरिंग करनी है तो उसके लिए बीटेक करेंगे, ठीक है। डॉक्टरेट करनी है तो उसके लिए एमबीबीएस। अब लेकिन बात आती है कि ये हम लोग कर क्यों रहे हैं। तो उसका एक रीज़न रहता है कि चीज़ों को और बेहतर करने के लिए। अब डॉक्टर डॉक्टरेट क्यों करता है? ताकि वो लोगों का ट्रीटमेंट अच्छा कर सके। एक इंजीनियरिंग पर्सन क्यों करता है? ताकि सोसाइटी में चेंजेस लाए जा सकें, सोसाइटीज़ को और बेहतर बनाया जा सके, सोसाइटीज़ के पास टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट होता रहे, ताकि हमारी जो डेली लाइफ स्टाइल है और ज़्यादा एक्सेसिबल और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए। बट चूंकि ह्यूमन कैपिटल को हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमी में, तो ह्यूमन कैपिटल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी क्या है। अब ह्यूमन कैपिटल में दो टर्म्स हैं, ह्यूमन एंड कैपिटल। कैपिटल हमने पिछली बार भी आपसे कहा था कि जब एक गुड्स एंड सर्विसेज कैपिटल भी होती है, ठीक है, कि ये एक तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ह्यूमन का मतलब है कि आप किसी तरह से किसी ह्यूमन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ह्यूमन कैपिटल इज नथिंग, एक पर्सन अपनी लाइफ में जो भी स्किल्स एक्वायर करता है, कुछ भी नया सीखता है, ताकि वो अपने आप की प्रोडक्टिविटी और बढ़ा ले। अब मान लीजिए अगर एक डॉक्टर है, वो बगैर एमबीबीएस करे मार्केट में जाए तो उसे कितनी सैलरी मिलेगी, और एमबीबीएस करके मार्केट में जाए तो उसे कितनी सैलरी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं उसने अपनी ग्रोथ करी, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, और जितना उसने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया डॉक्टरेट करने में, एमबीबीएस करने में, वो हो जाएगा उसका ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल इज एन इसेंशियल पार्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ आप इतना सा एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो समझिए ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर है, क्योंकि पूरे चैप्टर में घुमा फिरा के बस एक ही कंसेप्ट निकल के आता है
कि ह्यूमन कैपिटल, आपका जो भी पर्सन जो भी स्किल्स एक्वायर करता है और जिसकी वजह से वो अपनी अर्निंग बढ़ाता है, वही आपका ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। वही सब, व्हाट इज अ ह्यूमन कैपिटल? Just as a country can turn physical resources into land, like land into physical capital like factories, similarly it can also turn human resources like students into human capital like engineers and doctors. अब जैसे कोई फैक्ट्री के पास ज़मीन है तो ज़मीन उसकी कैपिटल है। अब कैसे कैपिटल है? क्योंकि वो उसको यूटिलाइज कर सकता है, वहाँ पे फैक्ट्री लगा सकता है, मशीनरी ला सकता है, मशीनरी भी उसका एक तरीके का कैपिटल होगा। कैपिटल आपको अगर याद हो, मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था, एक उस तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है जो आप वन टाइम करते हैं, एक बार इन्वेस्टमेंट करके आपका ईयर लॉन्ग आपको वो प्रॉफिट कमा के देता है। जैसे अगर कोई पर्सन है, जैसे फैक्ट्री लगानी, तो लैंड उसका कैपिटल है, मशीन्स उसकी कैपिटल है, तो वहाँ से वो पैसा लगा के एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये सब तो आपकी हो गई फिजिकल कैपिटल्स। बट द सेम पर्सन अगर कोई डिग्री हासिल करता है, डॉक्टरेट करता है, तो वो भी तो अपने ऊपर एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगा रहा है कि एक बार एमबीबीएस कर ली, उसके बाद तो आपके पास जितने भी आप अच्छे हॉस्पिटल में एनरोल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सैलरी है। डॉक्टरेट तो आपको बार बार नहीं करनी है। तो यही आपकी ह्यूमन कैपिटल होती है, जो आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, जो आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में लगाते हैं, दैट इज़ अ ह्यूमन कैपिटल। यानी जो आप अपनी स्किल्स को स्किल्स इम्प्रूव करने में जो आप कैपिटल लगाते हैं, जो भी आप इवन जो आप मैकेनिकल एफर्ट करते हैं, ये सब किस में काउंट हो रहा है? आपका ह्यूमन कैपिटल में। तो नेक्स्ट पार्ट अब हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल एंड द क्लासिकल एग्जाम्पल इज द एजुकेशन। जो भी हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं वो सब हमारा किस में काउंट होता है? ह्यूमन कैपिटल में। अगर इसी को फिजिकल कैपिटल से कंपेयर करें तो आप जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन लगाएंगे उतना ही आपको प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा, उतनी आपके जो प्रोडक्शन की क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है, तो एक तरीके से आप किसी मशीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हो गया आपका फिजिकल कैपिटल। सॉरी। इसी तरह से कोई पर्सन अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहा है, अपने स्किल्स एक्वायर कर रहा है, तो वो उसके ह्यूमन कैपिटल में काउंट होंगे। जितनी बेहतर वो एजुकेशन करेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कोई डॉक्टर है, एमबीबीएस है, तो उसकी सैलरी अलग होगी। जो एमएस होगा, सर्जन होगा, उसकी सैलरी ज़्यादा होगी। तो यानी जैसे जैसे आप अपग्रेड करते जाएंगे एजुकेशन में भी, जैसे जैसे आप अपग्रेड कर रहे हैं उसी तरह से आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो ह्यूमन कैपिटल है वो बढ़ रहा है। और ह्यूमन कैपिटल को एक बढ़ाने का सोर्स मिल गया एजुकेशन। इसी तरह से अगला फैक्टर है हेल्थ। अब कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उसके पास जो एम्प्लॉयज़ हों वो इल हों, सिक हों। सिक एम्प्लॉयज़ कोई गवर्नमेंट चाहेगी? नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर उसके एम्प्लॉयज़ सिक होंगे, ज़्यादा बीमार रहेंगे, तो वो लीव्स ज़्यादा लेंगे। लीव्स ज़्यादा लेंगे तो गवर्नमेंट की प्रोडक्टिविटी घटेगी। या गवर्नमेंट के हिसाब से ना देखें, आप किसी फैक्ट्री के हिसाब से देख लें। अब फैक्ट्री के हिसाब से अगर मान लीजिए किसी फैक्ट्री में 10 लोगों का काम है, अब उसमें से एक भी पर्सन जिस दिन कम रहेगा तो उस दिन कहीं ना कहीं कंपनी की प्रोडक्टिविटी डाउन होगी। और ये पर्सन अगर फ्रिक्वेंटली एब्सेंट रहने लगेगा तो काफ़ी हद तक ये कंपनी की प्रोडक्टिविटी को डाउन कर देगा। तो इसीलिए उस पर्सन को अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो क्या करेगा? वो हॉस्पिटल जाएगा। ठीक है, वो हॉस्पिटल जाएगा। जितना भी वो खर्चा करेगा उसको क्या कहेंगे? क्यूरेटिव मेडिसिन। ठीक है, मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस। इसी तरह से कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो आगे चल के बड़ी बन सकती हैं,
तो उसके लिए गवर्नमेंट पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स लेती है। जैसे बचपन में हम लोग कई वैक्सीनेशंस लेते हैं, बीसीजी की वैक्सीनेशन, बच्चों को पोलियो ड्रॉप दिलवाए जाते हैं। वो क्या है, प्रिवेंटिव मेडिसिन, ताकि एक बड़ी आपदा आने से पहले आप उसका क्योर कर लें। ठीक है, कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसी सेंस में अगर कोई ऐसी बड़ी बीमारी है, उससे बचने के लिए आप पहले से कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें तो वो काउंट हो जाएगा आपका प्रिवेंटिव मेडिसिन में। और एक और टर्म होता है सोशल मेडिसिन। ये होता है कि आप लोगों में हेल्थ लिटरेसी की जागरूकता फैलाएं, कि ऐसा ना हो लोग अंधविश्वास में आके किसी तरह का टोटका वगैरह में बिलीव कर रहे हो कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं। जो प्रॉपर हेल्थ गाइडलाइंस हैं, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पब्लिश करता है, उसके अकॉर्डिंग हमको एक हेल्थ लिटरेसी भी लोगों में फैलानी चाहिए। वो कहलाती है आपकी सोशल मेडिसिन, ताकि टाइम रहते उस बीमारी का क्योर हो सके और उस बंदे की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। एक होता ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब आपने देखा होगा जो लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं उनको कंपनी स्टार्टिंग में डायरेक्ट इंजीनियर की पोस्ट नहीं देती है, उनको पोस्ट मिलती है जीईटी, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। तो क्या होता है, उनकी 1 या 2 साल एज पर द कंपनी पॉलिसी कंपनी ट्रेनिंग कराती है। यानी जो वो कॉलेज में सीख के आते हैं वो तो होता है थियोरेटिकल, बट कंपनी उनको प्रैक्टिकल वर्क सिखाती है। क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अगर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो हमारी जो कॉलेज में जो हमें टेक्नोलॉजी पे जो हम काम करते हैं, जो मशीन्स होती हैं, वो काफ़ी डाउनग्रेडेड होती हैं कंपेयर टू द प्रैक्टिकल मार्केट। मार्केट में मशीन ज़्यादा अपग्रेडेड होती हैं, तो एक इंजीनियर की स्किल्स इस लेवल की नहीं होती हैं कि वो अपडेटेड मशीन पे काम कर सके। बट आपकी जॉब तो उस अपडेटेड मशीन पे ही होगी, तो इसलिए कंपनी आपको 1 या 2 साल स्किल्स प्रोवाइड करती है कि आपको काम कैसे करना है। बट 1 या 2 साल वो आपसे काम करवाती नहीं है, वो आप पर काम करते हैं। तो उस काम में जो कंपनी आप पे स्पेंड कर रही है, आपको सैलरी देती है, इंटर्नशिप देती है, तो उस पे भी खर्चा होता है। तो वो भी कहीं ना कहीं आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। वो जो आप पे पैसा लगाएंगे, फिर आप जब कंपनी में कंटिन्यू करेंगे तो वो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके का आप पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको स्किल्स दे रहे हैं ताकि आप कंपनी के कुछ लायक बन सकें। तो वो जो एक्सपेंडिचर होता है वो भी एक तरीके का ह्यूमन कैपिटल है। गॉट इट? सो अब नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई रूरल एरिया में पर्सन रह रहा है। अब रूरल एरिया में तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं होने की वजह से जब वहाँ से लोग ओवरफ्लो होते हैं तो वो कहाँ भागते हैं, अर्बन की तरफ। तो रूरल से अगर लोग अर्बन में जा रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई तो रीज़न होगा। अगर उन्हें रूरल में ही अगर मान लीजिए अर्बन में उन्हें सैलरी नहीं मिल रही होती, भूखा अगर उन्हें अर्बन में भी रहना पड़ता तो उससे बढ़िया तो अपना रूरल एरिया था। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अर्बन एरिया में आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है, फिर भी लोग प्रिफर करते हैं अर्बन एरिया में ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सैलरी ज़्यादा है। ठीक है, सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगी। इसीलिए सैलरी ज़्यादा होने की वजह से डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपके वहाँ पे खर्चे भी ज़्यादा होंगे, रेंट भी देंगे, आप बाहर का खाना खाएंगे, तो और भी कई खर्चे होते हैं, आप ट्रैवल करके जाएंगे, ट्रैवल कॉस्ट वगैरह, इन सब को ओवरकम करते हुए जो आपकी सैलरी है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो आपको इंसेंटिवाइज करती है कि आप रूरल एरिया छोड़ के अर्बन एरिया आएँ। तो ये जो आपने खर्चा किया, अपना एक्सपेंडिचर किया, रेंट पर खर्चा किया, आपने ट्रैवल कॉस्ट पे खर्चा किया, आप आपने एक तरीके से मैकेनिकल वर्क ज़्यादा किया, तो ये खर्चे कहीं ना कहीं माइग्रेशन के एक्सपेंडिचर में काउंट होंगे। और ये भी एक तरीके का सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल कैपिटल इज द बेस फॉर कंसेप्चुअलाइजिंग ह्यूमन कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल
और ह्यूमन कैपिटल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आपको एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया, उससे आप ज़्यादा अच्छा समझ जाएंगे। तो कहने का मतलब तो यही है कि जो ह्यूमन कैपिटल का बेस है वो आपका फिजिकल कैपिटल से ही आया, जो बिल्कुल इस लेक्चर की शुरुआत में मैं आपसे बात कर रहा था कि फिजिकल कैपिटल हमने देखा कि कोई भी मशीन पे हम काम कर रहे हैं, उस पर पैसा लगा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद कर रहा है। इसी तरह से अगर हम ह्यूमंस को भी देखें तो ह्यूमंस में भी तो हम इन्वेस्ट ही कर रहे हैं। एजुकेशन क्या है? एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। जब हम गांव के लोगों को समझाते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, तो उनसे हम क्या कहते हैं? हम यही तो कहते हैं कि आप अपने बच्चों को एजुकेट करिए, कि क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि गांव वालों को लॉजिक क्या होता है कि अगर मैं इसको ग्रेजुएट कराऊंगा तो उसमें खर्चा आएगा, तो उससे बेटर है कि ये अभी से काम पे लग जाए, तो अभी से 1000 2000 रुपये महीना कमाएगा। तो हम उससे कहते हैं नहीं, आप इन्वेस्ट करिए, क्योंकि जब ये पढ़ लिख जाएगा तो मोर देन 20,000 कमाएगा, जो ये आप जितना भी खर्चा करेंगे वो आप उससे वसूल लेंगे, और जितना अभी कंडीशन होगी उससे बेटर आपकी कंडीशन हो जाएगी, आपकी सोशल वेलफेयर भी इम्प्रूव होगी। इसी के तरह के तो रैशनल्स देते हैं, इसी तरह के लॉजिक से समझाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी हम ह्यूमन पे खर्चा कर रहे हैं वो हो गया ह्यूमन कैपिटल। और एक दो चार डिफरेंस है वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, कि फिजिकल कैपिटल में हमने मशीन खरीद ली, ह्यूमन कैपिटल में ऐसा नहीं आपने ह्यूमन खरीद लिया, वो फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाती है। ह्यूमन कैपिटल में मतलब है आपने किसी पर्सन की सर्विस खरीदी है। आप डॉक्टर को दिखाने गए, तो ऐसा तो है नहीं आप डॉक्टर को घर ले आते हो, डॉक्टर को आपने फीस दी, डॉक्टर ने आप अपनी सर्विस दी, सर्विस में डॉक्टर ने आपको कंसल्टेशन दी। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन ग्रोथ। अब ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन ग्रोथ की बात करी जाए तो कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो हमको ये सजेस्ट करता हो कि ह्यूमन कैपिटल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन ग्रोथ, इस तरह का। ये बस हमारे लॉजिक्स हैं कि आप समझ सकते हैं कि चलिए डॉक्टर का फिर से एग्जांपल लेते हैं, कि मान लीजिए कोई डॉक्टर है, अपनी एमबीबीएस पे उसने जो खर्चा किया, उसके बाद वो डॉक्टर बना, फिर वो फीस ले रहा है पर विजिट 1000 रुपीज़। तो वो कहीं ना कहीं उसने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। अगर वो डॉक्टर नहीं होता तो क्या वो इतना ज़्यादा फीस किसी पर्सन से चार्ज कर पाता? अब किसी अनपढ़ आदमी से कोई 1000 रुपए की अपॉइंटमेंट लेके क्यों आएगा उससे मिलने? बट डॉक्टर से आएगा, क्यों? क्योंकि डॉक्टर उसे सर्विस दे रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी पर्सन ने ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट किया, और उससे उस ह्यूमन का ग्रोथ हो रहा है। अब उस ह्यूमन ने कुछ प्रोडक्टिविटी करी, अब उस ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी आपका जीडीपी में भी काउंट होगा। अब किसी डॉक्टर ने एक सर्विस दी, तो वो सर्विस आपका कहाँ काउंट होगी? जाके जीडीपी में। ठीक है, वो सर्विस आपका जीडीपी में जाके काउंट होगी। तो यही आपका कोरिलेशन है ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन ग्रोथ में। ह्यूमन इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स द इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री। आगे देखते हैं। तो अब आप ये देखिए, हालांकि वैसे तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, बट कुछ डेटा हैं जो आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, कि जैसे जैसे 1950 से 2000 की तरफ हम बढ़े, तो आप लिटरेसी रेट देखिए, 16% से 65.2% हुआ, यानी हमारा लिटरेसी रेट बढ़ रहा है। ठीक है, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, हमारी क्रूड डेथ घट रही है, और उसी के साथ साथ अगर हम देखें हमारी रियल पर कैपिटा इनकम, रियल पर कैपिटा इनकम, ये इनकम वाले चैप्टर में आपको और अच्छे से मिलेगा, मे बी इन 12th। तो अभी आप ऐसे समझिए कि ऑन एन एवरेज अगर निकाला जाए पर पर्सन कितनी इनकम मिलती है, तो वो भी आप देख रहे हैं 1951 से 2001 में बढ़ रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और क्रूड डेथ
इनमें चेंजेस करने पर कैपिटा इनकम जो है उसमें चेंज हो रहा है। अब लिटरेसी रेट हमने कैसे चेंज किया? एजुकेशन में इन्वेस्ट करके। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एक्रूड डेथ कैसे हमने इम्प्रूव किया? हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करके। ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं एक रिलेशन आप ग्राफिकली देख सकते हैं। वैसे तो कोई मैथमेटिकल टर्म में निकालना तो मुश्किल है। तो आगे देखते हैं। Human capital growth in developing countries has been faster, but the growth of per capita real income has not been that fast. अब ये कह रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ जो है डेवलपिंग कंट्रीज में लाइक इंडिया, वो तो बहुत तेज़ रही है। यानी जो पर्सन में इन्वेस्टमेंट करा है उसके एजुकेशन में, उसके हेल्थ में, वो तो काफ़ी तेज़ रहा है। लेकिन पर कैपिटा उसकी रियल इनकम कितनी पड़ी है, ये हमें देखना पड़ेगा। अब पर कैपिटा रियल इनकम अगर आप डायरेक्ट देखें तो बड़ी है, क्योंकि आज से आप कई साल 20 साल पहले की बात करें तो 100 रुपीज़ की वैल्यू होती थी। बट अब वो 100 रुपीज़ मान लीजिए फॉर एग्जांपल अब बन गए 500 रुपये की। जो वैल्यू पहले 100 रुपये की थी अब वो 500 रुपये की है। तो अब देखेंगे तो मान लीजिए पहले अगर कोई 100 रुपये अर्न कर रहा था तो वो आज के 500 के बराबर है। तो कहने को तो आपको इनकम बढ़ी है, लेकिन क्या एक्चुअल में बढ़ी है ये हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि आज से 20 साल पहले जो महंगाई थी और आज जो महंगाई है उसके बीच में अंतर आया है। तो इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। ये याद रखिएगा, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई नहीं होती है, लेकिन को रिलेट करने के लिए हम लोग इन्फ्लेशन को महंगाई से जोड़ देते हैं। ठीक है, आप इसको को रिलेट कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट जो मीनिंग है इन्फ्लेशन का वो महंगाई नहीं होता है, वो होता है आपका परचेजिंग पावर। कि जैसे महंगाई बढ़ती है आपकी परचेजिंग पावर घटती है। वो हम लोग आने वाले चैप्टर्स में जब आप इकोनॉमी के टर्म्स हम डिस्कस करेंगे, जीडीपी वगैरह, करेंसी वगैरह, तो उसको आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको ये देखना है कि महंगाई बढ़ने के साथ साथ ये 100 रुपये आज के 600 रुपये के बराबर होने चाहिए थे मान लीजिए, बट ये 500 हैं। तो क्या आप कह सकते हैं कि आपने वाकई में ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा रियल इनकम करा है? तो बस यही यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि जो ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा रियल इनकम है उसकी रेट इतना तेज़ नहीं रही है। और ये दोनों आपस में रिलेट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट ही क्यों कर रहे हैं? ताकि जो हमारी खुद की रियल इनकम है वो ग्रो करे। बट जिस रेट से हम अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस रेट से हमारी इनकम ग्रो नहीं हो रही है। तो इसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं ये आप लोग सोचिएगा, फिर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा इसके बारे में। जो भी आपको लगता है ऐसा क्यों हो रहा है कि जितना हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन में, हेल्थ में, उतना हम लोग गेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देयर आर रीजंस टू बिलीव दैट द कैजुअलिटी बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ flows in either directions. That is, higher income causes building of high levels of human capital and vice versa. That is, high level of human capital causes growth of income. अब दो चीज़ें हैं, ह्यूमन कैपिटल और इनकम। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया ह्यूमन कैपिटल में, आपके पास बहुत पैसा था, आप डॉक्टर बन गए, तो आपकी क्या इनकम ज़्यादा हो गई, आपने अपनी इनकम बढ़ा ली। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी इनकम अच्छी थी तो आपने ह्यूमन कैपिटल में ज़्यादा इन्वेस्ट किया। एक तरफ तो अगर हमारे पास ह्यूमन कैपिटल अच्छा है तो हम उसमें इन्वेस्ट करके अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, और दूसरी साइड अगर हमारे पास इनकम अच्छी है तो हम उससे अपनी ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। यानी हाई इनकम मतलब हाई ह्यूमन क्वालिटी, हाई ह्यूमन कैपिटल, और हाई ह्यूमन कैपिटल मतलब हाई इनकम। तो बस यही इसमें बताना था। नेक्स्ट अब हम कहते हैं कि इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी इंडिया के पास यंग पॉपुलेशन काफ़ी है। यंग पॉपुलेशन को अगर हम स्किल्स अच्छी दें, एजुकेशन अच्छी दें, हेल्थ में अगर वो इम्प्रूव करे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि हमारे पास आबादी बहुत अच्छी है।
तो कहीं ना कहीं अगर उस यंग पॉपुलेशन में हम इन्वेस्ट अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं रिवर्ट बैक करके वो हमारी जीडीपी में शो अप होगा। तो इसी से रिलेटेड वर्ल्ड बैंक इवन मैनी economic institutions have called India a growing knowledge hub। यानी अगर हम अपने एजुकेशन सेक्टर में अपने स्किल सेक्टर में इम्प्रूव करेंगे तो हमारी जीडीपी में और पर कैपिटा इनकम जो है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अब देखिए दोनों जो टर्म्स हैं देखने में तो एक जैसी लगती हैं, बट इनमें एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। वैसे तो अगर मैं लाइन पढ़ने पे आ जाऊँ तो बहुत सारे लाइन्स हैं एनसीईआरटी में, अभी आप पढ़िएगा, लेकिन मैं बस इसका कोर पॉइंट बताना चाहता हूँ कि ये मतलब क्या है। तो ह्यूमन कैपिटल इज मोर अबाउट द इकोनॉमी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज मोर अबाउट द सोसाइटी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यानी ह्यूमन कैपिटल कहता है कि आप एजुकेशन और हेल्थ में इसलिए इन्वेस्ट करें ताकि आप प्रोडक्टिव ज़्यादा बने और ग्रोथ हो, आपकी कंट्री की ग्रोथ में, अपनी ग्रोथ में आप मदद करें। और ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है आप एजुकेशन को लें और हेल्थ अच्छी करें ताकि आप सोसाइटी को एक अच्छा डायरेक्शन दे पाएँ, ताकि आप सोसाइटी को एक रहने लायक सोसाइटी बना पाएँ। ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल कंसिडर एजुकेशन एज अ मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेलबींग। ह्यूमन कैपिटल कहता है कि अगर आपने इस एजुकेशन से पैसा नहीं कमा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहे हैं, तो ये आपकी एजुकेशन किसी काम की नहीं है। वहीं ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है कि अगर आपने एजुकेशन ली तो ज़रूरी नहीं कि आप अगर कुछ प्रोडक्टिविटी कर रहे हो तो ही आप की एजुकेशन काम की है। अगर आपने सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा किया, आपने चार लोगों को अच्छी बातें बताई, तो भी आपकी एजुकेशन काम की है। तो ये कोर डिफरेंस है ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल इज मोर लिंक्ड टू इकोनॉमी, ह्यूमन डेवलपमेंट इज मोर लिंक्ड टू सोसाइटी। तो यही सब था जो यही कह रहे हैं कि इनहेंस प्रोडक्टिविटी ह्यूमन बींग्स कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली नॉट ओनली टुवर्ड्स इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी बट ऑल्सो स्टिमुलेट्स इनोवेशंस एंड क्रिएट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यू टेक्नोलॉजी। यानी जो हमारी जो ह्यूमन कैपिटल में हम इन्वेस्ट करेंगे तो उससे जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो वो सिर्फ लेबर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएगी बल्कि सोसाइटी में एक इनोवेशन का माहौल डेवलप करेगी और एक नई टेक्नोलॉजी का एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी क्रिएट करेगी। यानी मान लीजिए कोई पर्सन अगर लेबर है, तो लेबर के पास आदत होती है कि एक मशीन जो वो सालों से यूज़ कर रहा है, अगर आप उसी को चेंज कर देंगे तो उसके लिए तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि वो इतना पढ़ा लिखा ही नहीं होता है कि वो समझ पाए कि आपने क्या मॉडिफिकेशंस करे। वहीं अगर एक इंजीनियर है जो हाईली एजुकेटेड है, वो अगर उसके लिए आप पुरानी मशीन हटा के मॉडर्न मशीन उसके सामने रखें तो उसमें क्या चेंजेस हैं, किस तरह के गाइडलाइंस हैं, तो वो एक इंजीनियर पर्सन आराम से समझ सकता है। और अगर वो रिसर्च फील्ड में जाए तो अपने भी नए नए आइडियाज़ दे के नई टेक्नोलॉजीज़ में इनोवेट कर सकता है। तो ह्यूमन कैपिटल इज़ not only linked to productivity but it is also linked to innovation and new technology which is indirectly again related to the productivity। ठीक है। अब नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी जो ह्यूमन कैपिटल है वो बनता कैसे है? अच्छी एजुकेशन से, हेल्थ से, ऑन द जॉब ट्रेनिंग से, माइग्रेशन से, इंफॉर्मेशन से। इंफॉर्मेशन मतलब ये पता करना कि आप कौन सा कॉलेज की क्वालिटी अच्छी है, कौन सी कंपनी में जॉब अच्छी है, इस तरह की चीज़ें वो सब इंफॉर्मेशन में आती हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनाती हैं। तो एनसीईआरटी ने जिस पे फोकस किया है, वन इज़ एजुकेशन, सेकंड इज़ हेल्थ। हेल्थ को उन्होंने आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस किया है, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की बात की है। ठीक है। तो एजुकेशन की बात करते हैं। अब एजुकेशन से प्राइवेट सेक्टर भी बेनिफिट होता है और सोशल बेनिफिट्स भी मिलते हैं।
कि हम सोसाइटी के लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट करते हैं एजुकेशन और हेल्थ से, और एक प्राइवेट के लिए भी माहौल अच्छा क्रिएट करते हैं। प्राइवेट के लिए कैसे करते हैं? प्राइवेट के लिए हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के फ़ायदा देते हैं प्राइवेट सेक्टर को। तो इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन दोनों का होना ज़रूरी है एजुकेशन और हेल्थ मार्केट में, और दोनों मौजूद मौजूद भी हैं। और एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर जो है बहुत एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करता है, सब्सटेंशियल और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। यानी एक बार आपने किसी पर्सन पे जो इन्वेस्ट कर दिया, तो आप उसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते। आपने एक पर्सन को जो सिखा दिया, तो अब आप उसको फिर से 4 साल का बच्चा नहीं बना सकते जहाँ आप उसको फिर से सारी बातें सिखाएं। तो इसीलिए बहुत ही सेंसिटिव होती है किसी भी पर्सन पे जो एजुकेशन की इन्वेस्टमेंट होती है, और जो भी सेंसिटिव मैटर होते हैं, तो फिर वहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को इंटरवीन इसलिए करना पड़ेगा कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर आपका एजुकेशन सेक्टर में आ गया, तो वो अगर हो सकता है बहुत ज़्यादा हैवी फीस वसूले और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी ना रखे। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बनाए रखने के लिए कई बॉडीज़ बनाई हैं, जैसे कि NCERT, हायर एजुकेशन के लिए UGC, इंजीनियरिंग के लिए AICTE। तो इन सब का रोल रहता है कि इंडिया में एजुकेशन क्वालिटी को कंट्रोल करा जा सके, और जो एजुकेशन फीस है उसको कंट्रोल में लाया जा सके। अब एजुकेशन सेक्टर ऑफ इंडिया, तो इसमें हम जो गवर्नमेंट खर्चा करती है उसको दो तरीके से शो करती है, एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कि मान लीजिए अगर 1000 रुपये हैं, तो 1000 रुपये में से आपने कितना परसेंट एजुकेशन में इन्वेस्ट किया। और दूसरा तरीका है GDP का, कि GDP का आपने कितना परसेंट एजुकेशन में इन्वेस्ट किया। तो इससे एक आइडिया लगता है कि हाउ मच गवर्नमेंट इज़ कमिटेड फॉर द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। अब ये कुछ डेटा हैं कि जो भी हमने एजुकेशन पॉलिसीज़ लाई उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो अगर 1990 से 2000 में देखें, लिटरेसी रेट आपका 1990 से अगर 2000 में देखें, तो लिटरेसी रेट आपका 61 से 68 इज़ फॉर मेल एंड 37 to 45 इज़ फॉर फीमेल। तो इसी तरह से जो चेंजेस आए हैं वो नोटिस कर सकते हैं। एक बड़ा जो चेंज आप नोटिस कर सकते हैं, मेल और फीमेल लिटरेसी रेट में काफ़ी अंतर है। और ऑन द टाइम बिंग इसमें काफ़ी चेंज भी हुआ है, बट अभी भी ये जो गैप है आपका 45 और 65, इसको काउंटर करने के लिए भी गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी है। तो वो सब आपका करंट अफेयर्स में काउंट हो जाएगा, जो भी अभी रेगुलर की आपकी पॉलिसीज़ बनेंगी। तो ये पूरा आपका चैप्टर था, चैप्टर 5। If you like the lecture, please do like, share and subscribe. Thank you.